Hello, welcome to the today's lecture on ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है और ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाते कैसे हैं। इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। तो बेसिकली जो ऑप एम्प है ना, ऐसे ये दो शब्दों से बना हुआ है, ऑप एम्प, है ना। ये ऑप एम्प जो पहला टर्म है ऑप, दिस इज ऑपरेशनल, दिस इज ऑपरेशनल, और ये क्या है, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का काम क्या है, अगर आप वीक सिग्नल देंगे तो आपको अगर लेटर सपोज यहां एम्पलीफायर है ना, और इसमें आप अगर इनपुट में वीक सिग्नल देते हैं, ठीक है, आउटपुट में आपको एम्पलीफाई करके सिग्नल देगा। एम्पलीफाई करके सिग्नल देगा मतलब अगर यहां पर इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 0.1 वोल्ट होगा तो यहां पर आपको 5 वोल्ट 10 वोल्ट कुछ भी मिल सकता है। मतलब इसका एम्पलीट्यूड, जो साइन वेव का एम्पलीट्यूड यहाँ 0.1 वोल्ट था, यहां पर 5 वोल्ट 10 वोल्ट हो गया। मतलब 10 गुना 20 गुना 50 गुना एम्पलीफाई हो गया, है ना। इसको बोलते हैं एम्पलीफायर। इट इज अ वेरी वेरी हाई गेन एम्पलीफायर। इसका जो ओपन लूप गेन होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो होता है 10 to the power 6, 1 मिलियन टाइम्स। अगर 1 माइक्रो वोल्ट अगर आप इनपुट में देते हैं, आपको आउटपुट वोल्ट में मिलेगा, है ना। सो वेरी वेरी पावरफुल एम्पलीफायर। सो इसका मतलब है जब ओप एम्प जब भी हम लोग बनाएंगे तो उसमें हम लोग को कई स्टेजेस में एम्पलीफाई करना होगा। हर कई स्टेज होंगे, क्योंकि 10 to the power 6 वोल्टेज गेन अचीव करना आसान काम नहीं है। ये एक ट्रांजिस्टर, 2 ट्रांजिस्टर या 5 ट्रांजिस्टर इतना वोल्टेज गेन नहीं दे सकता है। इसका मतलब हम लोगों को ढेर सारे ट्रांजिस्टर्स लगाने होंगे जो एम्पलीफाई कर सकते हैं, है ना। एक एक करके हम लोग इन सब चीजों को देखेंगे कि एम्पलीफाई कैसे कैसे होता है। दूसरा चीज है ऑपरेशनल। ऑपरेशनल का मतलब क्या है, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक ऐसा एम्पलीफायर है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकता है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकता है। ऑपरेशनल मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन। ये क्या है, दीज आर दी मैथमेटिकल ऑपरेशंस। सो इसका मतलब है कि ऑप एम्प का यूज करके हम एडर बना सकते हैं, सब्सट्रैक्टर बना सकते हैं, डिवाइडर बना सकते हैं, मल्टीप्लायर बना सकते हैं, है ना। और ये कंटिन्यूअस एडिशन को इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। तो इंटीग्रेटर भी बना सकते हैं, डिफरेंशिएटर भी बना सकते हैं, और ये नॉन लीनियर ऑपरेशंस है, इसको हम लोग परफॉर्म करेंगे एंटी लॉग एम्पलीफायर और लॉगरिथमिक एम्पलीफायर से। आने वाले क्लासेस में एक एक करके सब इन चीजों पर बात करेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ये बेसिक ओप एम्प को डिटेल में जाएं, इसके अंदर घुसें। इससे पहले थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि इस पूरे लेक्चर सीरीज में, है ना, ये लेक्चर सीरीज है, भूलिएगा मत। सो इस लेक्चर सीरीज में हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा एक कोई पार्टिकुलर आईसी लेंगे, एक पार्टिकुलर ओप एम्प लेंगे और उसी से को लेके हम लोग सारा कुछ डिजाइन करेंगे। एडर, सब्सट्रैक्टर, मल्टीप्लायर और डिवाइडर सर्किट एंड ढेर सारा, है ना। तो इसमें कौन सा आईसी होगा, आईसी होगा जो हम लोग इसको पूरे डिटेल में देखेंगे, वो है 741, है ना। 741 आईसी है, और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे। बस 1 मिनट के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्या चीज है। ये जो आईसी है 741, ये 8 पिन का आईसी है ना। 8 पिन होता है इसमें। इसमें 2 इनपुट्स होते हैं और 1 आउटपुट होता है ना। अब 8 पिन का आईसी होगा तो 4 पिन इधर होंगे और 4 पिन इधर होंगे। पहचानेंगे कैसे, पिन नंबर 1 कैसे होगा, पिन नंबर 2 कैसे होगा। यहाँ एक नॉच लगा होगा, नॉच के लेफ्ट हैंड साइड में
यहां से 1 काउंट करेंगे। कई बार आपको इस तरह का भी डॉट भी मिलता है, वहां से काउंट करना शुरू कीजिए और यहां से ऐसे जाइए 1 2 3 4 और फिर एंटी क्लॉकवाइज में यहीं से 4 के बाद 5 यहां होगा। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 और इसके बाद 5 यहां करेंगे, नहीं, यहां नहीं होगा 5 यहीं होगा, 6 7 यहां 8 होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे सो नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा, क्योंकि लैब में एक एक करके आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो जब तक पिन नंबर पता नहीं होगा तब तक दिखते आएंगे। खैर, आप लोग बहुत समझदार हैं, हमको लगता है समझ गए होंगे, है ना। अब ये इसका नेम 741 क्यों है? ये पावर सप्लाई के लिए है ना। पहले कौन है? 7 में कौन सा पावर सप्लाई होगा? प्लस वीसीसी। क्या होगा? प्लस वीसीसी। और 4 में क्या होगा? माइनस वीसीसी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आप यहां पर 7 में क्या देंगे? प्लस वीसीसी और 4 में क्या देंगे? माइनस वीसीसी। ओके, और इसमें एक पिन जो लास्ट वाला है 8वां नंबर, वो है, वो कनेक्टेड नहीं होता, दैट इज नॉट कनेक्टेड। ओके, सो इस पे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ये सिर्फ इस डिवाइस को सिमेट्रिकल बनाने के लिए है कि लंगड़ा घोड़ा नहीं हो जाए, इधर 4 इधर 3 ऐसे ना बैठे, इसलिए 4 4 लगा के इसको बनाया गया है ताकि ब्रेड बोर्ड में आराम से आ जाए, है ना। ब्रेड बोर्ड जानते हैं ना, देखिएगा जरूर क्या होता है ब्रेड बोर्ड। ओके, इसमें पिन ब्रेड बोर्ड होता है जिसमें हम लोग ऐसे आईसी लगाते हैं, है ना। ओके, सो ये पिन तो आपको समझ में आ गया, 4 7। और ये 1 जो है, 1 एक तरह से ग्राउंड का काम करता है ना। हम लोग इसके बारे में बाद में डिटेल में देखेंगे, पिन नंबर 1 और 5 क्या होता है। पिन नंबर 1 एंड 5 आर ऑफसेट नल। ऑफसेट नल मैं बता रहा हूं, बाद में इसमें डिटेल में देखेंगे ऑफसेट नल क्या होता है। आप फॉलो कीजिए मुझे, लेक्चर बाय लेक्चर आपको सारी जानकारी मिलेगी। ओके, सो अब हम लोगों के पास कितना बचा? ये आपका पता चल गया, ये पता चल गया, है ना। पिन नंबर 8 इज नॉट कनेक्टेड, इससे कोई ऑपरेशन नहीं होता, सिमेट्रिकल। ये अलग ही एक पिन ऐसे बनाया गया है जो इसका कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए इसको एनसी बोलते हैं, नॉट कनेक्टेड टू द एनी सर्किट ऑफ दिस आईसी। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन बचा? 2 3 और 6। तो ये 2 3 जो है, ये 2 इनपुट्स हैं, है ना। ये 2 हैं इनपुट्स। ओके, ये 2 इनपुट्स हैं, है ना। 1 2 इस V1 V2। ये पिन नंबर 2 है, ये पिन नंबर 3 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये पिन नंबर 2, ये पिन नंबर 3। ये पिन नंबर 2 को बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये वाला क्या है? इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये जिससे जनरली यहां पर जो वोल्टेज देते हैं उसको बोलते हैं V1। और ये जो दूसरा इनपुट है वो है V2, है ना। ये पिन नंबर 3 जो है वो दैट इज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो ये पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 ये दोनों इनपुट टर्मिनल्स हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये वाला इन्वर्टिंग टर्मिनल और ये वाला नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। देखेंगे इन्वर्टिंग टर्मिनल का क्या मतलब होता है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का मतलब क्या होता है। आप इतना, यहां होता है आउटपुट, 6 नंबर से क्या लेते हैं? आउटपुट। कभी कभी आप किताब में देखिएगा ऐसे भी दिया रहता है ना। तो ये यहां प्लस वीसीसी दिया रहता है, तो प्लस वीसीसी किस में देंगे? कौन सा पिन नंबर पर देंगे? 7 नंबर पे। माइनस वीसीसी किस में देंगे? कौन सा पिन पे देंगे? 4 नंबर पे। क्यों? 7 4 1 7 मतलब प्लस वीसीसी, 4 मतलब माइनस वीसीसी। तो ये जो 2 दिया रहता है ऊपर नीचे, ये प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी के लिए है। और जो 2 और हैं, है ना, ऑफसेट नल, है ना, उसको कई किताबों में आप देखिएगा उसको भी दिखाया रहता है ना। मैं चाह तो नहीं रहा था लेकिन अब मैं बता देता हूं क्या होता है। एक्चुअल में ये 2 पिन्स होते हैं, है ना, ऐसे कनेक्टेड होते हैं। ये पिन नंबर कितना है? 1 और ये पिन नंबर कितना है? 5। तो यहां ऐसे रहता है, यहां पर ऐसे कनेक्टेड रहता है। इसको बैलेंस करने के लिए आउटपुट में
बैलेंस करने के लिए इसको यूज करते हैं, है ना। एक्चुअल में इसका जब ओप एम्प के बारे में आप देखेंगे तो इसका आउटपुट जो होता है वी आउट दैट इज ए इंटू V1 माइनस V2 ऐसे रहता है, सॉरी V2 माइनस V1, नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग, तो नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग। अब एक बात बताइए, जब ये दोनों को जीरो, इसको भी 2 वोल्ट दिया हमने, इसको भी 2 वोल्ट दिया, तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 0, है ना। अब इस 0 को अगर किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना आएगा, 0, तो इसको 0 आना चाहिए। लेकिन ऐसा जब आप लैब में जाएंगे चेक करेंगे तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। और इसी को 0 लाने के लिए ये दोनों टर्मिनल का यूज करते हैं 1 और 5 का। इसमें से एक टर्मिनल लेते हैं, एक रजिस्टर लगाते हैं और यहां से भी एक वायर लेके एक ऐसा ढूंढते हैं जिस समय इसका आउटपुट क्या हो, 0। दोनों में सेम इनपुट दिया हमने और फिर इसका आउटपुट हम लोग चेक करते हैं कि 0 है कि नहीं है। जिस समय 0 आ जाता है वही छोड़ देते हैं, है ना। तो ये है ऑफसेट नल का, ये दोनों पिन और 1 और 5 का मतलब। वैसे आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी रिसर्च पर्पस से कभी आप बात करेंगे तो ये 1 और 5 आपका इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके लिए 2-3 इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, पिन नंबर 6 आउटपुट टर्मिनल, पिन नंबर 7 प्लस VCC, पिन नंबर 4 माइनस VCC, ये 5 टर्मिनल्स आपके लिए काम का है ना। ओके, सो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ओप एम्प होता है ना, ओप एम्प में ये जो दोनों इनपुट टर्मिनल्स हैं ये वाले, इनका इंपीडेंस जो होता है इनपुट टर्मिनल्स का, वेरी हाई इनपुट इंपीडेंस होता है इनका, है ना। जो ये टर्मिनल है इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इनका इंपीडेंस बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी हम लोग बनाएंगे तो ऐसा डिवाइस से शुरू करेंगे जिसका इनपुट इंपीडेंस बहुत ज्यादा होता है और आउटपुट इंपीडेंस कम होता है, ऐसा डिवाइस बनाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि इसका जो आउटपुट ओप एम्प, किसी भी ओप एम्प का जो आउटपुट होता है वो लो इंपीडेंस का होता है। क्या होता है? लो इंपीडेंस का होता है। अगर आइडियल अभी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे तो अगर ओप एम्प के बारे में हम लोग सोचें तो ये आइडियल केस में जो इसका आउटपुट इंपीडेंस होता है वो 0 होता है और ये जो इनपुट इंपीडेंस होता है आइडियल केस में वो कितना होगा, इंफिनिटी। तो इनपुट इंपीडेंस ऑफ ओप एम्प पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, आइडियल केस में इंफिनिटी। आउटपुट इंपीडेंस पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, 0, है ना। और प्रैक्टिकल केस में क्या बताएंगे, वेरी हाई। इनपुट इंपीडेंस ऑफ the input terminals of op amp is very high and output impedance of the output terminal is very low. Okay, so ये हम लोग बनाना चाहते हैं। इसके लिए अब हम लोग लेट अस सपोज आपको एक IC बनाना है, 741 जैसा एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाना है। आप कैसे बनाएंगे? तो इसका 4 स्टेज होता है और चारों स्टेज पर आपको काम करना होगा और उसी हिसाब से आपको डिवाइस लगाना होगा, तो ये आप बना सकते हैं, है ना। जरा सा एक बार गायकवाड़ को पलटिएगा, है ना, उसमें सारी चीजें दी हुई हैं पूरा। हम लोग देखेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओप एम्प, है ना। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओप एम्प जो है, कोई भी ओप एम्प है उसको हम लोग 4 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला है इनपुट स्टेज, दूसरा है इंटरमीडिएट स्टेज, तीसरा है बफर एंड लेवल शिफ्टिंग स्टेज, चौथा है आउटपुट स्टेज, है ना। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि ये सारे स्टेजेस में क्या क्या होता है ना। इसमें जो है ये इनपुट स्टेज, है ना, ये इनपुट स्टेज जो है इसमें हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है कि 2 इनपुट होना चाहिए जिसका इंपीडेंस कितना होना चाहिए, हाई, वेरी हाई इनपुट इंपीडेंस होना चाहिए। 2 टर्मिनल होना चाहिए और दोनों का इंपीडेंस क्या होना चाहिए, हाई, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जो एम्पलीफायर यूज करते हैं वो यूज करते हैं डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। क्या यूज करते हैं? डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। बैलेंस्ड आउटपुट मतलब जितना, जैसे यहाँ 2 इनपुट टर्मिनल्स हैं, यहां पर भी
दो आउटपुट टर्मिनल्स हैं, तो इसको बोलेंगे कि ये बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ना। इसमें दो इनपुट्स भी हैं और दो आउटपुट भी हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डुअल इनपुट, है ना, डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, है ना। तो मैक्सिमम जो मेजर पार्ट जो है आपका एम्पलीफिकेशन का वो यहां पर अचीव्ड हो जाता है ना। लेकिन फिर भी आपका पूरा का पूरा जितना एम्पलीफिकेशन होना चाहिए उतना ये आपको नहीं दे पाएगा। और यहाँ हमारे पास दो आउटपुट टर्मिनल्स हैं, जबकि हमको सिंगल आउटपुट टर्मिनल ही चाहिए, है ना। ओप एम्प में क्या होता है, दो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं और एक आउटपुट होता है, लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अभी हमने दो दिया था, अभी दो आउटपुट टर्मिनल्स हैं यहां पर। तो अब हम लोग इंटरमीडिएट स्टेज में इसको कम करेंगे, दो इनपुट टर्मिनल लेंगे और एक आउटपुट टर्मिनल लेंगे। और ये इसमें क्या होगा, इसमें भी एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर लेंगे, लेकिन उसमें दो इनपुट रहेगा और एक आउटपुट रहेगा, है ना। इसको कहते हैं डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट। डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट मतलब इनपुट दो और आउटपुट एक, ठीक है। तो ये है, ये जनरली कैस्केडेड एम्पलीफायर होता है ना, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है। इसके अंदर जो इंटरमीडिएट स्टेज है, इसमें कई स्टेजेस में एम्पलीफिकेशन होता है ना। तो आपका एम्पलीफिकेशन जितना चाहिए होता है, मेजर पार्ट तो यहां हो जाता है इनपुट स्टेज में, और बाकी जो चीज है वो आपको इंटरमीडिएट स्टेज में पूरा होता है ना। इट इज अ कैस्केडेड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, है ना, और जिसमें नंबर ऑफ इनपुट्स आर 2 एंड आउटपुट इज 1, ठीक है। अब यहां हो गया, एम्पलीफिकेशन का काम हो गया। लेकिन जब एम्पलीफिकेशन तो हो गया, लेकिन सवाल क्या होता है कि ये जो इनपुट स्टेज है और इंटरमीडिएट स्टेज है, दोनों डायरेक्टली कपल्ड होते हैं, है ना। इसमें कोई फिल्टरिंग एक्शन नहीं लगा हुआ है। इससे क्या प्रॉब्लम होता है कि जो डीसी लेवल है, डीसी वोल्टेज है, वो डीसी वोल्टेज का जो लेवल है वो ऊपर हो जाता है, ऊपर शिफ्ट हो जाता है ना। तो इसमें हम लोग यहां पर ऐसे करते हैं काम, है ना, कि जैसे अगर आप देखेंगे यहां पर, तो यहां पर जो ऐसे होना चाहिए, है ना, ये ग्राउंड लेवल है ना, ये शिफ्ट होके यहां चला जाता है। डीसी लेवल है वो कहीं 2 वोल्ट 5 वोल्ट पर चला जाता है, जबकि हमको ऐसा नहीं चाहिए। हमको कैसा चाहिए, हमें चाहिए ऐसा, 0 पर ओवरलैपिंग होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ये इसी को बोलते हैं लेवल शिफ्टिंग। लेवल शिफ्टिंग, ये 2 वोल्ट से लेवल शिफ्टर ये इनपुट देंगे और लेवल शिफ्ट करके ये 0 वोल्ट पर ला देगा। इसको कहते हैं लेवल शिफ्टिंग स्टेज। और इसको बफर क्यों बोलते हैं, ये जो सेक्शन है ये इमीटर फॉलोअर इससे मिलके बना होता है, और इमीटर फॉलोअर का जितना इनपुट देते हैं उतना ही आउटपुट भी होता है ना। आप देख रहे हैं जैसा इनपुट होगा, जितना स्विंग होगा इसका, ये उतना ही यहां पर भी होगा। बस जो ये डिफरेंस है वो यहां पर भी होगा, लेकिन यहां पर जो इसका ग्राउंड लेवल होगा, जो डीसी वोल्टेज लेवल होगा वो 0 वोल्ट है और यहां पर 2 वोल्ट है। बस इसीलिए इसको बोलते हैं बफर। बफर कोई भी चीज होता है जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। बफर सॉल्यूशन का नाम सुने हैं? बफर सॉल्यूशन क्या होता है, अगर आप उसमें कितना भी एसिड मिला दे, बेस मिला दे, उसका पीएच चेंज नहीं होगा, उसको कहते हैं बफर सॉल्यूशन, है ना। तो कोई भी चीज आप इनपुट में थोड़ा सा घटा दे बढ़ा दे, अगर उसका आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको कहते हैं बफर एम्पलीफायर। जितना आपने इनपुट दिया उतना ही आउटपुट मिला। लेकिन इसमें ये क्यों यूज करते हैं, यहां पर इमीटर फ्लोवर का क्या होता है, देखिए
हमें क्या चाहिए, आउटपुट क्या चाहिए, आउटपुट का इंपीडेंस कैसा होना चाहिए, लो या हाई, ऑप एम्प का लो ना। यहां पर जो आउटपुट टर्मिनल है उसका इंपीडेंस हमें चाहिए लो, आइडियली 0। और जो इमीटर फॉलोअर होता है इसका इनपुट इंपीडेंस होता है वेरी हाई और आउटपुट इंपीडेंस होता है वेरी लो। इसीलिए इसका आउटपुट इंपीडेंस को लो करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो इसका दो काम है, एक तो इंपीडेंस को कम कर देगा, ठीक है, आउटपुट इंपीडेंस को कम कर देगा जो रिक्वायर्ड है, और दूसरा जो डीसी लेवल जो अप हो गया था ये दोनों एम्पलीफायर की वजह से, एम्पलीफिकेशन तो इसने किया लेकिन चूंकि डायरेक्टली कपल्ड है इसलिए इसका डीसी लेवल ऊपर चला गया, और उसको ठीक करने के लिए, उसको 0 लेवल पर लाने के लिए, ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए ये लेवल होता है। तो इसमें एक तो लेवल शिफ्टर होता है, दूसरा इमीटर फॉलोअर मतलब बफर होता है जो हाई इंपीडेंस को लो इंपीडेंस में चेंज कर देगा, ठीक है। लास्ट होता है आउटपुट स्टेज। आउटपुट स्टेज क्या होता है, एक्चुअल में ये भी एक एम्पलीफायर होता है, ये मिलके बना होता है कंप्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर से। किससे मिलके बना होता है, कंप्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर से। और इसका काम सिर्फ इतना होता है कि यहां पर जो वोल्टेज स्विंग है, वोल्टेज स्विंग क्या कहते हैं, जैसे अगर किसी का इतना से इतना तक ही आउटपुट दे सकता था तो अब इसके बाद इसका वोल्टेज का लेवल बढ़ जाए, आउटपुट देने का जो रेंज है, जो वोल्टेज स्विंग है, जो 2 वोल्ट -2 वोल्ट से 2 वोल्ट था, अब वो +5 वोल्ट से -5 वोल्ट हो गया, और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो 20 वोल्ट से -20 वोल्ट तक हो जाएगा। ये इस आउटपुट स्टेज का दो काम है, एक तो वोल्टेज स्विंग को बढ़ा देना, -20 वोल्ट से +20 वोल्ट तक कर देगा, प्लस इसको जो आउटपुट करंट होगा यहां पर उसको भी बढ़ा देता है कि आपको डिवाइस में कितना करंट रिक्वायर्ड है ना। तो ये एक पूरा का पूरा, जब आप अपना एक एम्पलीफायर बनाना चाहते होंगे तो इन सारे चीजों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनपुट स्टेज में क्या लगाएंगे, इंटरमीडिएट स्टेज में क्या लगाएंगे, और बफर एंड लेवल शिफ्टिंग स्टेज में क्या लगाएंगे, और आउटपुट स्टेज में क्या लगाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोगों का ये ब्लॉक डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे ऑप एम्प, जो मेन हम लोगों का टारगेट है वो, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।